मित्रों, सनातन आईएएस कोचिंग में आपका स्वागत है। ये भूगोल की क्लास है, इसमें ये तीसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ग्रहों का, ये आकाशगंगा का निर्माण कैसे हुआ, मंदाकिनी का निर्माण कैसे हुआ। अब इसमें हम देखेंगे कि सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ। तो एक सीक्वेंस में पहले देख लेते हैं कि ब्रह्मांड कैसे निर्माण हुआ। ये ब्रह्मांड बताया गया कि ये एक छोटा सा बिंदु था, उसी में विस्फोट हुआ। उस विस्फोट के बाद जितना कुछ आप देख रहे हैं वो सब बना, उसी में से हमारा एक भाग है सौर मंडल। अब सौर मंडल है क्या? सौर मंडल में हमारा देखिए सूर्य, ग्रह, उपग्रह तथा अन्य पदार्थ कह सकते हैं, जिनको छोटे छोटे टुकड़े भी शामिल, अन्य पदार्थ, ये हमारा सौर मंडल में है। सौर मंडल। अब पूछा जाए सौर मंडल हमारा है क्या, तो सौर मंडल में हमारे सूर्य शामिल हैं, ग्रह शामिल हैं, उपग्रह शामिल हैं तथा अन्य छोटे छोटे पदार्थ भी शामिल हैं, या अन्य धूलकण भी शामिल हैं। तो अब सौर मंडल की उत्पत्ति कहाँ से हुई? भाई कहीं ना कहीं तो आया ही है। तो उत्पत्ति इसका सीधे हुआ है, जो बिग बैंग थ्योरी के अनुसार जो एक छोटे से बिंदु था उसमें जो विस्फोट हुआ, विस्फोट के कारण हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है। तो ये सौरमंडल है। अब सौरमंडल में हम देखते हैं सूर्य हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, तो इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सूर्य पर एक मैंने अलग से वीडियो बनाया है, इसके पहले वाले में दूसरा वीडियो है, वो आप कायदे से देख लीजिएगा। अब और बाकी के बारे में आज हम शुरुआत करते हैं। तो आपने लिख लिया होगा, तो आगे चलते हैं। आइए, अब आपको पता है कि ये सूर्य हैं, सूर्य या सन, इनके चारों तरफ ग्रह उपग्रह इनका चक्कर लगा रहे हैं। ये देखिए, पहले देख लेते हैं कितने जो है उपग्रह हैं। तो ये सूर्य हैं, सूर्य के बाद बुध हैं, बुध के बाद शुक्र हैं, शुक्र के बाद पृथ्वी, शुक्र के बाद पृथ्वी है, ये पृथ्वी के बाद मंगल है, और मंगल के बाद बृहस्पति हैं, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति के बाद शनि है, शनि ग्रह, इसके बाद अरुण है, अरुण ग्रह, और इसके बाद है वरुण। एक ग्रह यम था, पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन 2006 में यम को निकाल दिया गया, क्योंकि ये बहुत छोटा ग्रह था और दूसरे ग्रहों की कक्षा का ये अतिक्रमण करता था, तो इस कारण इसके निकाल दिया गया। अब आपको सिर्फ पढ़ने हैं बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यानी 8 ग्रह आपको पढ़ने हैं। 8 ग्रह के बारे में, 8 ग्रहों के बारे में पढ़ रहे हैं। अब थोड़ा सा पृथ्वी और शनि के बारे में अध्ययन कर लेते हैं, तब बाकी डिटेल से और चलते हैं। तो पृथ्वी और सूर्य के बारे में, शनि में कह गया। प्राचीन काल में माना जाता था कि ये पृथ्वी है, इसके तरफ सूर्य जो है चक्कर लगा रहे हैं, यानी शनि जो है पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। लेकिन जब आधुनिक समय आया, आधुनिक समय में खोज की गई, तमाम प्रकार की खोज की गई, तो ये पता चला कि ऐसा नहीं है। तब कैसा है? अब ये माना गया कि
अब ये माना गया कि यहाँ जो एक विद्वान हुए कॉपरनिकस, प्राचीन में क्या था, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। लेकिन एक नए हमारे आए भूगोलवेत्ता है कॉपरनिकस, देखिए यहाँ कॉपरनिकस ने यह कहा कि पृथ्वी हमारे सौरमंडल का केंद्र नहीं है, सौरमंडल का केंद्र तो सूर्य है, यानी सौर मंडल का केंद्र सूर्य है। जो ग्रह हैं वो सब सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। और ये बात किसने कही, कॉपरनिकस ने कही। कॉपरनिकस ने कब कही, 1530 में ये बात उन्होंने कही थी, 1530 में। अब एक क्वेश्चन यह आ जाए कि किसने कहा था कि हमारे सौरमंडल का जो केंद्र है वो सूर्य है, ना कि पृथ्वी है। पहले माना जाता है कि पृथ्वी हमारे सेंटर में है और सूर्य जो है चक्कर लगा रहा। तो कॉपरनिकस ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारे सौरमंडल का केंद्र जो है सूर्य है और पृथ्वी तथा अन्य ग्रह इसका चक्कर लगा रहे हैं। तो कॉपरनिकस। उसके बाद आते हैं एक विद्वान बहुत फेमस हुए हैं, उनका नाम है केपलर। ठीक, अब पहले देखिए सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये सूर्य देवता से ऊर्जा लगातार निकल रही है। अब ये हमारी पृथ्वी है। अब ये पृथ्वी वृत्ताकार क्या होता है, ऐसे चक्कर लगा रही है कि ऐसे चक्कर लगा रही है, दीर्घ वृत्ताकार चक्कर लगा रही है। तो पहले माना जाता है कि वृत्ताकार ये चक्कर लगा रही है, लेकिन बाद में एक वैज्ञानिक है केपलर ने ग्रहों के चाल से संबंधित सिद्धांत दिया और ये कहा कि ग्रह जो है सूर्य का दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं। दीर्घ वृत्ताकार क्या होता है, अब इसको मिटा देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक, तो अब यहाँ हम केवल पृथ्वी के बारे में ही अध्ययन कर रहे हैं, बाकी अभी बाद में अध्ययन करेंगे। ये सूर्य है, फिर आते हैं सूर्य, और कौन से, केपलर ने कहा कि पृथ्वी है दीर्घ वृत्ताकार चक्कर लगाती है इस प्रकार से। ये पृथ्वी है, कभी सूर्य से दूर चली गई, यहाँ पर दूरी है, और कभी ये सूर्य के नज़दीक है। ये तो पृथ्वी ये सूर्य का चक्कर कभी दूर चली जाती है, कभी नज़दीक चली जाती है, और वैसे सारे ग्रह करते हैं। तो इस सिद्धांत को ग्रहों का सिद्धांत कहा गया। उसके प्रतिपादक कौन थे, केपलर महोदय थे। केपलर के सिद्धांत ने इसको नाम दिया ग्रहों का मोशन, यानी ग्रहों की गति। और कॉपरनिकस ने क्या कहा था, कॉपरनिकस ने यह कहा था कि हमारे सौरमंडल का जो केंद्र है वो पृथ्वी नहीं, वो सूर्य है। अब ये किस प्रकार से चक्कर लगाते हैं, इनका अध्ययन हम लोग करेंगे। तो केपलर ने क्या कहा, केपलर ने पृथ्वी की गति के बारे में बताया, कॉपरनिकस ने बताया कि सूर्य जो है सेंटर में है। अब इनकी गति किस प्रकार से होती है, आइए देखते हैं। थोड़ा गति हम लोग देख लें, इसके बाद में तब और अध्ययन करेंगे। ये सूर्य है, ये सन, और जो इनकी कक्षा है, कक्षा ये दीर्घ वृत्ताकार है, अंडे की आकार की। पृथ्वी किसी समय इसके नज़दीक होती है, ये कभी सबसे दूर चली जाती है। तो ये स्थितियां कब बनती हैं पृथ्वी की, एक आता है आपको 3 जनवरी। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है, इसको कहते हैं उपसौर। और 4 जुलाई एक स्थिति आती है, 4 जुलाई इसको कहते हैं अपसौर।
अपसौर। 3 जनवरी को पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे नज़दीक होती है और ये 4 जुलाई को पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे दूर होती है। ऐसा क्यों होता है नज़दीकी दूरी? क्योंकि दीर्घवृत्ताकार में ये चक्कर लगा रहे हैं, इस कारण से ऐसा होता है। ठीक। अब जब 3 जनवरी को पृथ्वी सबसे नज़दीक है तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन उस समय 3 जनवरी को यहाँ उत्तर भारत में या उत्तर भारत या पूरे उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, इसलिए ठंडी पड़ती है। क्योंकि सूर्य जो है दक्षिणायन में चले जाते हैं, ये आपको और डिटेल से आगे बताया जाएगा। और 4 जुलाई को चूँकि दूर है लेकिन सूर्य उत्तरायण होते हैं, इसलिए पृथ्वी पर ऊर्जा या तापमान अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। तो ये हो गया पृथ्वी के गतियों के संचालन से संबंधित। अब कुछ चीज़ें और आते हैं, देख लेते हैं क्या है। जैसे सूर्य से पृथ्वी के बीच में कितनी दूरी है, ये सारी चीज़ें। तो अब देखिए, जब अगर ये सूर्य और पृथ्वी ये 3 जनवरी की स्थिति को अगर देखा जाए तो 3 जनवरी में ये 14.70 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच में। इन्हें 14 करोड़ मान लीजिए, 14.70 करोड़। ये कब होता है? 3 जनवरी वाली स्थिति को, जब ये सूर्य और पृथ्वी नज़दीक होते हैं। और ये जब दूर चले जाते हैं 4 जुलाई वाली स्थिति में क्या होता है? तो 15.20 करोड़ वर्ष 20 करोड़ किलोमीटर की स्थिति होती है दूर वाली में। और ये जनरली माना गया है लगभग 14.96 करोड़ जनरली माना गया है। 14.97 ये दूरी। अब ये एवरेज वाली दूरी है। एक दूरी तो आपकी ये है नज़दीक वाली किलोमीटर, जब ये नज़दीक है। एक दूरी है जब ये दूर हो गए 14 जुलाई वाली स्थिति, तब 15.20 है। लेकिन एक औसत दूरी जो मानी गई है, औसत दूरी 14.96-97 ऐसे है करोड़ किमी। करोड़ किमी ये कौन सी? ये मान लीजिए सूर्य है और ये आपकी पृथ्वी है, इनके बीच की इसको दूरी को यह कहा गया है। ठीक। अब ये हमारा सूर्य है, ये पृथ्वी है। अब ये अभी औसत वाली ही बात हो रही, तो इससे प्रकाश आने में, सूर्य से प्रकाश आने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, इसको बिगाड़ देते, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो ये पूरा मिटा देते हैं। आपने नोट कर लिया होगा कि जब सूर्य वहाँ चमकता है, सूर्य उदय होता है, तो पृथ्वी तक प्रकाश पहुँचने में कितना समय लगता है। तो जनरली ये 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेता है प्रकाश। और प्रकाश की चाल क्या होती है? प्रकाश की चाल कितनी होती है? 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश चलता है। अब देखिए, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, औसत है। अब ये नज़दीक की दूरी ये नहीं माना जाएगा, ये यस से सन, इसे पृथ्वी। तो प्रकाश यहाँ से चला और यहाँ तक पहुँचा, तो ये कितना समय लिया? 8.16 मिनट। यानी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचने में लगा समय कितना समय लगा? 8.16 मिनट लगा। 8.16 मिनट में प्रकाश जो है आप तक ये पहुंच गए, जैसे सूर्योदय होता है। और अब उपसौर अपसौर की बात कर ली जाए तो जनरली इसको औसत जो है 8 माना जाता है।
अब अगर स्थिति उपसौर वाली है यानी नज़दीक है तो उपसौर में कितना लगेगा 8.16 मिनट, और अपसौर में कितना लगता है अपसौर में 8 मिनट 20 सेकंड, वही 8.20। ठीक, तो आप ये इतना जान गए होंगे। एक होता है खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी क्या है? खगोलीय दूरी वही है, खगोलीय दूरी, खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी सूर्य से पृथ्वी के बीच की जितनी दूरी है उसको खगोलीय दूरी कहा जाता है। खगोलीय दूरी सूर्य से पृथ्वी के बीच जितनी दूरी है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा ये कि हाँ देखिए खगोलीय दूरी, खगोलीय दूरी, इसको क्या कहते हैं? सूर्य से पृथ्वी के मध्य की दूरी, सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? और अलग अलग समय पर अलग अलग है, लेकिन वैसे जनरली औसत 14.97 करोड़ किमी है। ठीक, इसको कहते हैं खगोलीय दूरी। अच्छा, आपने देखा कि प्रकाश 8 मिनट में यहाँ पहुँच जाता है, तो प्रकाश की चाल कितनी है ये भी देंगे। प्रकाश की चाल बराबर एक सेकंड में लगभग ये 3 लाख किलोमीटर चल लेता है। 3 लाख किमी, 3 लाख किलोमीटर ये चल लेता है प्रकाश वर्ष दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई है। उससे भी बड़ी इकाई है पारसेक। दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। देखिए यहाँ लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, ये पारसेक, ये प्रकाश वर्ष से भी ज़्यादा है। पारसेक कितना है? दूरी मापने की सबसे बड़ी यूनिट 3.26 प्रकाश बराबर एक प्रकाश बराबर 1 पारसेक। ठीक, फिर से यहाँ रिवीजन कर देते हैं। प्रकाश की चाल 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाती है, और पारसेक जो है दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई अगर आपसे पूछा जाए तो पारसेक है। और पारसेक जो है, एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक, यहाँ पर आएंगे तो 8 मिनट में सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचने में लगा समय 8 मिनट। अब अगर उपसौर की स्थिति है, जो बताएगा उपसौर की मतलब नज़दीक पृथ्वी है, तो लगेगा 8.16, और अगर अपसौर की स्थिति है तब वो लगा आपसे 8.20। और खगोलीय दूरी एक होती, खगोलीय दूरी का मतलब हुआ सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी, और ये लगभग होती है 14.97। अब यही इतना कुछ आप कुछ इसके बारे में जान गए हैं। अब आगे आए देखिए क्या होता है। ठीक, इतनी चीज तो आप इसमें जान गए। ठीक, अब आए कि ग्रह होता क्या है। ग्रहों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ग्रहों के बारे में अध्ययन करने से पहले ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। अच्छा, ग्रह और तारा, इसमें आपको अंतर पता होगा। तारे वो होते हैं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है, जैसे सूर्य का स्वयं का प्रकाश है, इसलिए वो स्टार हैं।
जैसे फिल्मों में नहीं बताते ये फला स्टार क्रिकेट वाले स्टार, वो स्वयं से प्रकाशित होते हैं, और ग्रह जो हैं वो स्वयं से प्रकाशित नहीं होते हैं। तो यहाँ आइए थोड़ा सा फिर हम एक बार और जान लेते हैं। ये तारा है, तारा, और ये हैं ग्रह। ठीक, तारे क्या होते हैं? ये स्वयं से प्रकाशवान और ये क्या होते हैं? ये प्रकाशहीन होते हैं, प्रकाशहीन, इनमें कोई प्रकाश नहीं होता है। दूसरा, ग्रह जो है तारों का चक्कर लगाते रहते हैं। ग्रह जो है तारों का चक्कर, नहीं, चक्कर को क्या कहें? परिक्रमा करते रहते हैं, परिक्रमा करते हैं। अब देखा इनके पास स्वयं का प्रकाश है, इनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं है, तो ये स्वयं का प्रकाश आखिर आया कहाँ से? और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है? सूर्य। तो सूर्य में वो प्रकाश आया कहाँ से? सूर्य आपके ये है, तो सूर्य में बताया गया है कि संलयन की क्रिया होती है, संलयन की क्रिया, संलयन की क्रिया में क्या होता है? दो हाइड्रोजन एक हो जाते हैं और ये हीलियम बन जाता है। हीलियम बनने के बाद ये अपार ऊर्जा निकलती है। इससे जो है तारों में प्रकाश आता रहता है। एक समय के बाद ये धीरे धीरे हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, तब इसकी दूसरी अवस्था हो जाएगी। तो आपने तारों और ग्रहों के बारे में जान लिया। अब आइए हम लोग ग्रहों के बारे में जानें। कौन कौन से ग्रह हमको पढ़ने हैं, कौन कौन से ग्रह क्या ग्रह तो सब पढ़ने हैं। ये देखिए सूर्य हैं। अब ये बढ़ते हुए क्रम में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे नज़दीक कौन सा है ग्रह? बुध हैं, बुध का अध्ययन करेंगे। उसके बाद कौन है? शुक्र का अध्ययन करेंगे। उसके बाद कौन है? पृथ्वी है, पृथ्वी का अध्ययन हम लोग करेंगे। इसके बाद कौन है? मंगल है, मंगल का अध्ययन करेंगे। इसके बाद बृहस्पति हैं, जो ग्रहों के ग्रह माने जाते हैं, बृहस्पति देवता माने जाते हैं, ये बृहस्पति हैं। बृहस्पति के बाद शनि है। शनि की सबसे खास बात है, इनमें छल्ले लगे हुए हैं, शनि है। शनि के बाद अरुण है, अरुण के बाद वरुण है। ये सारे ग्रह, जितने ग्रह आपने देखा है, किसका चक्कर लगा रहे हैं? सब सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। जितने ग्रह आपने देखा है, सब सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। और चक्कर इनका कैसा है? पश्चिम से पूरब। चक्कर इनका कैसा है? ये पश्चिम दिशा है, ये पूरब, पश्चिम से पूरब। लेकिन जो शुक्र है, शुक्र क्या है? पूरब से पश्चिम चक्कर लगा रहा है। ये आप ध्यान दीजिएगा, इनका चक्कर कैसा है? पश्चिम से पूरब। सारे ग्रह, लेकिन दो ग्रह ऐसे हैं, शुक्र और वरुण, ये पूरब से पश्चिम घूम रहे हैं। देखिए, अपने अक्ष पर ये कहाँ घूम रहे हैं? पश्चिम से पूरब चल रहे हैं। लेकिन जो शुक्र है और वरुण है, ये पूरब से पश्चिम चक्कर लगा रहे हैं। तो इतने ग्रह हो गए। अब बात आती है कि ग्रह कहते किसको हैं, थोड़ा ये भी जान ले। तो ग्रहों की परिभाषा में कहा गया कि ग्रह जो है
ये सूर्य का परिक्रमा करे। पहले इसकी परिभाषा क्या हुई? ग्रह सूर्य की परिक्रमा करें। पहली योग्यता इसकी सूर्य की परिक्रमा करें। दूसरी योग्यता इसके पास गुरुत्वाकर्षण बल हो, पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो। इसके पास पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो। तीसरी बात, किसी अन्य ग्रह के कक्षा को ये ना काटे। किसी अन्य ग्रह की कक्षा को ना काटे। ठीक, तीन चीज इसमें अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। सूर्य की परिक्रमा करे, पहली बात। दूसरी बात, इसके पास पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण हो, उस गुरुत्वाकर्षण के द्वारा अपना ये साइज जो है गोल बना सके। ठीक, और दूसरा, किसी अन्य की ग्रह की कक्षा को ना काटे। मान लीजिए ये शनि है, शनि कभी पता चला कि बृहस्पति की कक्षा को काटने लगे। इसी प्रकार प्लूटो जो था, प्लूटो को इसीलिए हटा दिया गया था कि वरुण की कक्षा को ये काट रहा था। ये प्लूटो है, यानी यम ग्रह इसको हिंदी में कहा गया। ये कभी तो अपने में था और कभी इसके वरुण के जो कक्षा थी उसमें इसको ये उसकी कक्षा को काटता था, इसलिए इसको हटा दिया गया। ये छोटा भी था, इसका गुरुत्वाकर्षण भी उतना ज़्यादा नहीं था जितना कि होना चाहिए। अब देखिए, इन डिटेल से अध्ययन जाने के से पहले थोड़ा सा और अध्ययन कर लेते हैं। यह मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत से छोटे छोटे पिंड विद्यमान होते हैं। इन पिंडों को कहा जाता है उल्का पिंड। उल्का पिंड ये बृहस्पति के आसपास से चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन कभी कभी किन्हीं कारणों से इनकी दिशा जो है बदल जाती है और ये पृथ्वी के वायुमंडल में चले आते हैं। अब आपको ये मिटा दे तब बताएं। आपने नोट कर लिया होगा, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ये पूरा मिटाना पड़ेगा। ठीक, आप नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं। ठीक, अब ये देखिए बृहस्पति है, ये मंगल ग्रह है। बृहस्पति है, मंगल है, ये बृहस्पति है, बृहस्पति ग्रह, और ये है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह, इनके बीच में तमाम ऐसे ठोस पदार्थ, पत्थर के टुकड़े सब चक्कर लगा रहे हैं। इनको कहा जाता है उल्का पिंड। उल्का पिंड। तो क्वेश्चन आ जाए कि उल्का पिंड कहाँ चक्कर लगाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। और ये आपकी है पृथ्वी। क्या है? आपकी पृथ्वी है। ये आपकी पृथ्वी है। अब पृथ्वी का ये वायुमंडल है। वायुमंडल में जो ये पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण के द्वारा वायु का एक मोटा सा घेरा बनाए हुई है, जिसको जलवायु विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा। ये है उल्का पिंड। ये वाले कभी कभी किसी तरह से दिशा भटक कर और इनके वायुमंडल में चले आए, और जैसे इस वायुमंडल में आते हैं
वैसे उनमें घर्षण के द्वारा जलने लगते हैं, बहुत तेज की लपट निकलती है। आपने रात में देखा होगा कि कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है, तो उसको गांव देहात में अक्सर बोल देते कि किसी की जान जा रही, नहीं किसी की आत्मा जो है जा रही, जबकि होता क्या है, ये यहाँ से किसी कारणों से ये पृथ्वी के वायुमंडल में पहुँचे हुए हैं। अब ये अगर छोटे होते हैं तो ये वायुमंडल में ही जलकर राख हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये बड़े होते हैं, तो जो बड़े होते हैं वो आकर सीधे पृथ्वी पर गिर जाते हैं, और गिरने के दौरान ये बड़ा सा गड्ढे का निर्माण कर लेते हैं, जिससे कोई बहुत बड़ी झील बन जाती है। और भारत में ऐसी एक झील है, लोनार झील। देखिए, लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये उल्का पिंड से बनी हुई झील है, ये उल्का पिंड से बनी हुई झील है लोनार झील। तो अब यहीं पर आपको पुच्छल तारे भी, क्षुद्र ग्रह भी मिलेंगे, ये डिटेल से अलग, यह पूरा वीडियो आपको ये रहेगा, बस मात्र आप इसमें इतना ही जान लीजिए, बाकी पूरा वीडियो आपको बताया जाएगा, ये एक अलग से वीडियो रहेगा। ये पृथ्वी है, तो आप समझ गए होंगे। अब इसको मिटा देता हूँ। अब आइए एक एक ग्रह के बारे में अध्ययन किया जाए। पहला हम कौन सा अध्ययन करेंगे? बुध ग्रह के बारे में। पहला अध्ययन हमारा कौन सा होगा? बुध ग्रह के बारे में। तो एक एक ग्रह अध्ययन कर लेते हैं, तब बाकी और डिटेल से अध्ययन किया जाएगा। देखिए, ये हमारा शनि है, सन है, सूर्य देवता है, और सूर्य देवता से जैसे हम बाहर निकलते हैं, जैसे बाहर निकले तो कौन मिल गया? हमारे बुध, बुध भगवान, बुध ग्रह। बुध ग्रह हमको यहाँ पर मिल गए। और शनि से बुध की दूरी कितनी है? दूरी 5.3 करोड़, सब यहाँ करोड़ में ही आपको मिलेगा, करोड़ किमी, यानी किलोमीटर। अब बुध के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह, पहला ये पॉइंट है कि बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, यानी सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। दूसरा पॉइंट है सबसे छोटा ग्रह है। अब कितने जितने हम अध्ययन कर रहे हैं, सबसे छोटा ग्रह, छोटा ग्रह है। तीसरा इसमें क्या है? सबसे छोटा ग्रह है। तीसरा इसका क्या है? सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय दिखाई देता है। यह ग्रह मैंने सूर्योदय के समय तथा सूर्यास्त के समय दिखाई देता है। ये यहाँ पर क्या लिखेंगे? सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय दिखाई देता है। क्या है? सूर्योदय ने सूर्य के निकलने के समय और सूर्यास्त के समय ये ग्रह दिखाई देता है। प्रातः व साय का तारा इसको कहते हैं। प्रातः काल, इसको क्या और क्या कहते हैं? प्रातः व सायंकाल का तारा कहते हैं। क्यों? ये सूर्योदय और सूर्यास्त के समय दिखाई देता है, इसलिए। ठीक। और सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि इसका अपना कोई वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है इसका।
वायुमंडल नहीं है। क्यों भाई वायुमंडल नहीं है, तो क्यों नहीं है? देखिए क्यों, इसीलिए मैं दूसरे लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि सूर्य के नज़दीक है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा है, तो लिख दें सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक, वायुमंडल नहीं है, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण, क्योंकि सूर्य जो है सबसे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा कि बुध के जो भी है अपने तरफ खींच लेता है, सूर्य का नजदीक होना। यहाँ पर तापांतर बहुत ज्यादा होता है। देखिए आइए, तापांतर क्या होता है? दो तापों के मध्य में जो अंतर होता है उसको तापांतर कहते हैं। अब देखिए आप जान जाएंगे। दिन का तापमान कितना होता है? 427 डिग्री सेल्सियस। और रात का तापमान कितना होता है? -173 डिग्री सेल्सियस। -173 डिग्री सेल्सियस। तो कितना हो गया? दोनों को मिला दीजिए, 600 डिग्री सेल्सियस तापांतर इसका हो गया लगभग। ठीक, तो दिन का तापमान बहुत ज्यादा हो गया, रात का तापमान बहुत कम हो गया, 600 डिग्री के आसपास इसका तापांतर आया। अब देखिए बुध के बारे में और भी जानकारी ले लेते हैं। सूर्य है, सूर्य के बाद पहला ग्रह बुध है। अब आ जाए कि सूर्य के बाद पहला ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह हैं, सबसे छोटा ग्रह है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय दिखाई देता है। ठीक, प्रातः व सायंकाल का तारा इसको कहते हैं। वायुमंडल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य इनकी सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा को खींच लेता है, तो वायुमंडल यहाँ बन ही नहीं पाता है। तापमान में बड़ा अंतर होता है, तापमान में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो क्यों? दिन का तापमान 427 डिग्री सेल्सियस है और रात का तापमान है -173 डिग्री सेल्सियस। तो बुध ग्रह से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, वो चाहे आप IAS PCS का एग्ज़ाम देते हो, चाहे वनडे का कोई एग्ज़ाम देते हो। जितने भी क्वेश्चन आए हैं इतने से ही आए हैं, इससे अलग से क्वेश्चन इस पर नहीं बन सकता है। तो आइए अब इसके बाद हम लोग क्या अध्ययन करेंगे। और बुध को इंग्लिश में मरकरी कहा जाता है। इंग्लिश भी जानते रहिए, मरकरी कहा जाता है। तो बुध के बारे में इतनी सारी जानकारी हो गई। अब आए देखते हैं दूसरा कौन सा है। दूसरा में क्या जाएगा? शुक्र जाएंगे। ठीक, तो आइए हम लोग शुक्र के बारे में अध्ययन करते हैं। शुक्र के बारे में क्या है, तो इसको मिटा देते हैं और यहीं पर बनाते हैं दूसरा ग्रह। ठीक, तो आइए इसको मिटाते हैं और फिर नया ग्रह आपके लिए लाते हैं, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को सुंदरता की देवी भी कहा गया है, खासकर अंग्रेजों के द्वारा। और शुक्र ग्रह, बाकी ग्रह पश्चिम से पूरब घूर्णन करते हैं, लेकिन शुक्र ग्रह जो है पूरब से पश्चिम को घूर्णन करता है। ये और वरुण, दो ग्रह आपको याद रखने हैं। अब चलिए यहाँ बुध आप मान लीजिए, बगल में शुक्र बनाते हैं ये। अब बीच में आप जानिए कि बुध हैं, शुक्र हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं वीनस। इनके बीच की दूरी क्या है? बीच की दूरी, और इसी के बगल में पृथ्वी है। ये पृथ्वी और शुक्र के बीच की दूरी है 4 करोड़ किलोमीटर।
4 करोड़ 4 करोड़ किमी इसकी पृथ्वी से शुक्र के बीच की दूरी, इसीलिए इसको शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, कारण कि ये नजदीक है। अब इसके एक एक जो अध्ययन है, ये पृथ्वी की बहन है। सबसे पहला पृथ्वी की बहन, इसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह है, चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है। दूसरा क्या है इसका, सौर मंडल का सबसे ज्यादा ये चमकीला ग्रह है। सुंदरता की देवी इसको कहते हैं, सुंदरता की देवी इसको कहते हैं। ये सब वीनस के बारे में है, सुंदरता की देवी इसको कहते हैं। ये सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है। क्यों? क्यों सबसे गर्म ग्रह है? क्योंकि क्यों जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि CO2 अधिक पाया जाता है, और जब CO2 अधिक पाया जाएगा तो वो चीज़ें सबसे गर्म हो ही जाएंगी। जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? क्यों? जो भी फासिल जलाए जा रहे हैं, जो भी धुआं निकल रहा है, चिमनी निकल रही, सबसे CO2 निकल रहा है, और CO2 लॉन्ग वेव को ऊपर नहीं जाने देती। जलवायु विज्ञान में आपको कायदे से पढ़ाया जाएगा। CO2 के कारण सबसे ये गर्म ग्रह है। ठीक, और इसके बारे में क्या क्या है? इसका एल्बिडो सबसे ज़्यादा है, इसका एल्बिडो सबसे ज़्यादा है। एल्बिडो क्या होता है? एल्बिडो वो होता है जो प्रकाश जिस वस्तु पर पड़े वो वस्तु बिना उसको अवशोषित किए हुए जितना वापस कर दे, उस वस्तु का उसको एल्बिडो कहा जाता है। तो इसका एल्बिडो, इसका एल्बिडो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, लगभग 76%। ये 100% मान लीजिए प्रकाश कुछ पड़ा तो ये उसमें से 76% को वापस कर देती है। और पृथ्वी का कितना है? पृथ्वी का यहीं लिख लेते हैं, पृथ्वी का, बाकी आगे भी आएगा। पृथ्वी का एल्बिडो कितना है? ये 30 से 35 है, 30 से 35%। और इसमें शुक्र में क्या है खास बात? शुक्र की और ख़ास बात यह है, चमकदार है, इसको प्रेशर कुकर ग्रह भी कहते हैं, प्रेशर कुकर ग्रह भी कहते हैं, प्रेशर कुकर ग्रह, प्रेशर कुकर ग्रह भी कहते हैं। और क्या है? और इसमें ज्वालामुखी सक्रिय अवस्था में है, सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद हैं इसमें, सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद हैं। इसमें सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद हैं। ठीक, इसको एक और है सुबह और शाम का तारा भी कहते हैं। एक चीज़ आखिरी, इसको और नोट कर लीजिए, इसको सुबह व शाम का तारा भी
कहते हैं। अब शुक्र के बारे में इतनी जानकारी बहुत है, लेकिन जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा वो इतना ही पूछा जाएगा। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। शुक्र ग्रह, बुध के बाद शुक्र ग्रह है, और पृथ्वी एक साइड में पृथ्वी के मंगल ग्रह है, एक साइड में शुक्र ग्रह। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र पड़ता है, नहीं मंगल और शुक्र के सापेक्ष में, इसीलिए इसको पृथ्वी की बहन ग्रह भी कहते हैं। तो पहला यह है पृथ्वी की बहन। आ जाए आपसे एग्जाम में कि पृथ्वी की बहन कौन सी ग्रह है, तो शुक्र ग्रह। सबसे चमकीला ग्रह भी यही है, सुंदरता की देवी इसको कहा गया है। शुक्र ग्रह जो सबसे गर्म है, क्यों गर्म है? क्योंकि यहाँ पर CO2 की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और CO2 जहाँ भी होगा वहाँ जो है गर्मी पैदा करेगा। इसके बाद इसका एल्बिडो सबसे ज़्यादा है, 76% इसका एल्बिडो है। एल्बिडो क्या है? किसी वस्तु पर जो प्रकाश पड़ता है, तापमान पड़ता है, वो बिना अवशोषित किए ही जितना भी वापस कर दे उसको एल्बिडो कहते हैं, जो कि जलवायु विज्ञान में बहुत डिटेल से आपको बताया जाएगा। पृथ्वी का एल्बिडो कितना है? पृथ्वी का एल्बिडो है 30 से 35, और इसका 76। कितना ज़्यादा हुआ? ये प्रेशर कुकर है। अब आ जाए कि प्रेशर कुकर ग्रह कौन सा है, तो आप निशान लगाएंगे शुक्र ग्रह प्रेशर कुकर ग्रह कहलाता है। अगला क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ मौजूद है। जिस प्रकार से पृथ्वी पर आज यदा हैं, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ठीक। अगला क्या है? इसको सुबह व शाम का तारा भी कहते हैं, क्योंकि सुबह शाम ये दिखाई देता है, इसलिए सुबह और शाम का तारा भी इसको कहते हैं। तो इतनी चीज़ ये शुक्र ग्रह के बारे में हो गई। अब आप आगे आते हैं, आगे पृथ्वी ग्रह के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसको मिटा देते हैं। हमें उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो इसको मिटाते हैं, तभी अगला ग्रह लिख पाएंगे। ठीक। अब पृथ्वी का अध्ययन तो बहुत कुछ करना है, बड़े डिटेल में करना है, लेकिन थोड़ा सा यह अध्ययन चूंकि ग्रह का चल रहा है तो ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा अध्ययन कर लेंगे, बाकी डिटेल से तो आगे किया ही जाएगा। ठीक। अब ये देखिए, ये यहाँ पर बना देते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, ये पृथ्वी लिख भी मैं देता हूँ। बुध हैं, शुक्र हैं, और ये पृथ्वी। अब पृथ्वी के बारे में क्या क्या हमको अध्ययन करना है? एक तो इसको कहते हैं नीला ग्रह। पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। क्यों नीला ग्रह कहते हैं? क्योंकि पानी है, और पानी जो है आसमान जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो बैगनी रंग सबसे ज़्यादा फैल जाता है, इसलिए नीला दिखाई देता है। दूसरा इसका क्या कैरेक्टर है? दूसरा कैरेक्टर है कि ये पृथ्वी के शुक्र के सबसे नज़दीक है, तो इसीलिए बहन हो गया। ये तो आपको उसमें बता ही दिया गया है। इसका घूर्णन, घूर्णन क्या होता है? घूर्णन ये होता है, अब देखिए, घूर्णन जान जाइए पहले थोड़ा सा, और नहीं, घूर्णन और परिक्रमा, इन दो आगे और डिटेल से आएंगे, उसमें अध्ययन किया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसको जान जाइए। ये पृथ्वी है, तो अपने अक्ष पर चक्कर लगाना इसको घूर्णन कहते हैं। अपने अक्ष पर घूमना, अपने अक्ष पर घूमना, अपने अक्ष पर घूमना। और ये क्या परिक्रमा के हैं? किसी वस्तु के चारों तरफ घूमना, ये परिक्रमा कहलाता है। तो वस्तु के चारों तरफ घूमना। ठीक। घूर्णन वो होता है जो अपने अक्ष पर किया जाता है, जिसको कहते हैं रोटेशन। और परिक्रमा वो होता है किसी वस्तु के चारों तरफ परिक्रमा की जाए, जैसे ये ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, या
मंदिर में जाते हैं तो अपने देवता की परिक्रमा करते हैं, उसको क्या परिक्रमा ही कहा जाता है, जिससे अभी अयोध्या में परिक्रमा की शुरुआत होने वाली है, हर साल होती है। तो पृथ्वी के बारे में इसकी घूर्णन गति जो है, यानी कि दिन रात जो होता है 23 घंटे 23 घंटे और 56 मिनट 4 सेकंड की होती, 4 सेकंड। अब बाकी की हमने नहीं बताया कि बाकी में कोई इंपॉर्टेंट है ना, चूंकि पृथ्वी का डिटेल से पढ़ना है ये माना जाता है। वैसे जनरली 24 घंटे मान लिया जाती है, 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर अपने अक्ष पर घूम जाती है, ठीक। और इसके बारे में क्या अध्ययन करना है, इसका एक उपग्रह है, इसका एक उपग्रह है, लिख ले, चंद्रमा इसका मात्र उपग्रह है, चंद्रमा इसका मात्र उपग्रह है। अब इसके बाद में आते हैं मंगल ग्रह के बारे में। अब ये आपने नोट कर लिया होगा तो इसको मिटा देते हैं, ठीक। ये इतना पृथ्वी तक बना रह देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, या मिटा देते हैं, आपने नोट ही कर लिया होगा। अब मंगल ग्रह के बारे में, ये है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह, मंगल ग्रह में क्या आपको जानना है, इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। पहला लाल ग्रह, लाल ग्रह कहते हैं। दूसरा इसमें क्या है, आयरन ऑक्साइड ज़्यादा है यहाँ पर, इसीलिए इसको लाल ग्रह क्यों कहते हैं। यहाँ पर आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ये आयरन ऑक्साइड की वजह से इसको लाल ग्रह कहते हैं, क्योंकि आयरन लाल होता ही है। इसके उपग्रह जो दो हैं, उपग्रह दो उपग्रह हैं, एक फोबोस, एक उपग्रह फोबोस है और दूसरा है डीमोस। इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस, जैसे पृथ्वी का चंद्रमा है। और क्या है, ओलंपस इसका पर्वत है, ओलंपस, ओलंपस पर्वत सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत ही है। ओलंपस सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत ही है, ये इसकी खास बात है। सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत मीन्स, अब आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी का, तो पृथ्वी का सबसे बड़ा पर्वत तो एवरेस्ट है सबसे ऊंचाई पर, लेकिन पूरे सौर मंडल का पूछा जाए तो ओलंपस पर्वत है, जो आपके ये मंगल ग्रह पर है। मंगल में और कौन सी खास बात है, सबसे बड़ी घाटी जो है मेरी नियरेस यहीं पर है, सबसे बड़ी घाटी, सबसे बड़ी घाटी मेरी नेरस। अब आ जाए कि सौर मंडल की जो घाटी है वो कहाँ पर है, तो मंगल पर है। अब पृथ्वी आप ध्यान में मत लाइएगा, मेरी नेरस घाटी। तो आपने मंगल तक पढ़ लिया और रिवीजन इसका एक बार और कर लेते हैं। मंगल ग्रह के बारे में, इसको लाल ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसमें आयरन ऑक्साइड होता है।
आयरन जिसको लोहा कहते हैं, जब जंग लग जाती है तो हल्का लालपन आ जाता है। इसके दो उपग्रह हैं, एक फोबोस कहा जाता है, दूसरे को डीमोस कहा जाता है। और ओलंपस पर्वत है, ये सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत है। सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत। सौर मंडल मीन्स जहाँ पर सूर्य हैं, सूर्य के साथ उनके 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह में बुध हैं, शुक्र हैं, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। जब सौर मंडल कहा जाए तो आप ये सूर्य के साथ इन 8 ग्रहों को समझ जाइए। इसीलिए कहा गया सूर्य के परिवार है, नहीं सोलर फैमिली है। और सबसे बड़ी घाटी मेरी नेरस यहीं पर है। अब मेरी नेरस आ जाए घाटी कहाँ पर है तो आप पृथ्वी को भूल जाइए और सीधे मंगल ग्रह पर निशान लगाइएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए। जो बाकी ग्रह बचे हुए हैं अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। और इसको आप नोट कर लिए होंगे, बार बार आप इसको अध्ययन करें। और आप जो भी परीक्षा दे रहे हैं, IAS है, PCS है, अदर स्टेट का एग्ज़ाम है या कोई एग्ज़ाम है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो फिर मिलते हैं इससे बेहतर नए क्लास में। जय हिंद, जय भारत।